आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का विकास पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में हम लोक प्रशासन के एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकास भाग 1 वीडियो में इसके 3 चरण राजनीति, प्रशासन, विभाजन, प्रशासन के सिद्धांत और चुनौती का युग के बारे में बात कर चुके हैं। इसके कुल 5 चरण थे, जिसमें से 2 चरण पहचान का संकट और लोक नीति परिप्रेक्ष्य शेष रहते हैं, तो उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास का चौथा चरण है पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। इसका समय है 1948 से लेकर 70। जैसा कि हमने बात की थी कि तीसरे चरण में जब चुनौती का युग, इरा ऑफ चैलेंज, लोक प्रशासन के क्षेत्र में आया, उस समय कई विद्वानों ने प्रशासन को राजनीति से अलग मानने से इनकार कर दिया। द्विविभाजन या राजनीति और प्रशासन का अलग होने का जो संकल्प था, उसको उन्होंने नकार दिया। इन दोनों को एक ही विषय माना गया और लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहकर साइमन ने उनकी आलोचना की। तो ये जो चुनौतियाँ लोक प्रशासन विषय के सामने आई, उसके कारण 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। पहली प्रतिक्रिया हुई कि कुछ विद्वान इसको एक अलग विषय के रूप में विकसित करने की जो आशा थी, उसको छोड़ चुके थे और पुनः अपने मैटरनल सब्जेक्ट, मातृ विषय जो है राजनीति विज्ञान, उसकी ओर वापस लौट गए। उनमें से 2 विचारकों के नाम यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी। 1950 में जॉन गॉस ने अपने लेख ट्रेंड्स इन थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा कि हमारे समय में लोक प्रशासन की विचारधारा का मतलब राजनीति विज्ञान की विचारधारा से ही है। यानी लोक प्रशासन की विचारधारा, उसकी संकल्पनाएं हैं, वो वास्तव में राजनीति विज्ञान के ही कंसेप्ट्स हैं, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से 1952 में रॉस्को मार्टिन ने भी प्रशासन पर राजनीति विज्ञान के प्रभुत्व को जारी रखने का आह्वान किया। यानी ये विचारक वो थे जिन्होंने प्रशासन और राजनीति विज्ञान को अलग मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया जो थी, उसमें कुछ विद्वान प्रशासन के ही विषय की ओर आगे बढ़े और उनकी ये आशा अभी तक जीवित थी कि लोक प्रशासन एक अलग विषय का रूप है, वो धारण कर सकता है। और इस विषय के लिए उन्होंने सिद्धांत निर्माण का, इस विषय को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का कार्य उन्होंने जारी रखा। ऐसे विचारक थे मार्क और साइमन, जिनकी पुस्तक आई ऑर्गेनाइजेशंस 1958, सियर्ट और मार्क कृत बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म 1965, और इसी तरह से मार्क की एक और पुस्तक आई जिसे हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। लेकिन दोनों ही ये जो प्रतिक्रियाएं हुई कि कुछ विद्वान वापस से राजनीति विज्ञान की ओर लौटे, कुछ ने इसी विषय के लिए सिद्धांत निर्माण का कार्य जारी रखा। लेकिन ये जो लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में स्थापित करने का आंदोलन था, वो इस तरह से बिखर जाने से लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का जो विशाल क्षेत्र है उसी के अंदर खो गया और अपनी एक स्वतंत्र पहचान है उसने खो दी। इसीलिए इस चरण को पहचान का संकट भी कहा जाता है। इसके बाद 5वां चरण है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, लोक नीति परिप्रेक्ष्य। इसका समय है 1971 से वर्तमान तक भी ये दृष्टिकोण है वो जारी है। इस चरण का मुख्य सरोकार लोक नीति के विश्लेषण से था। लोक नीति का निर्माण है वो राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाता है और प्रशासन का काम होता है उन नीतियों को वास्तव में जमीनी स्तर पर उन नीतियों को लागू करना और उनमें आने वाली कमियों से राजनीतिज्ञों को अवगत करवाना। जनता से संबंधित समस्याओं के हल के लिए सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले नियम, उपनियम और निर्णय, इन्हें हम पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति कहते हैं। ये नीतियाँ जनता के विकास और उसके कल्याण के लिए बनाई जाती है। तो ये सारा काम जो है नीतियों का निर्माण करना, इन नीतियों के उद्देश्यों को, इनके लक्ष्यों को निर्धारित करना, ये सारा काम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होता है।
लेकिन वास्तव में इनको लागू करना प्रशासन के क्षेत्र में आता है। और लोक नीति परिप्रेक्ष्य, ये जो पांचवा चरण है, इसके अंतर्गत विचारकों ने अनुभव किया कि इन लोक नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करना, इनके उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये प्रशासन का काम है। वो उनके गुण और अवगुणों का अध्ययन करती है और इन्हें, इन नीतियों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए राजनीतिज्ञों को सलाह भी देती है। तो ड्वाइट वाल्डो ने कहा है कि अब राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन एक प्रासंगिक विषय हो चुका है, यानी इन दोनों को अब हम अलग करने का जो ट्रेंड जो पहले चला था उसको हमें छोड़ देना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलने वाले विषय हैं। लोक नीति उपागम, इस उपागम को अपनाने के कारण लोक प्रशासन अंतर अनुशासनात्मक बन गया है, यानी इसने दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में एक तारतम्यता स्थापित कर ली है और अपने उद्देश्यों का विस्तार करके सोसाइटी में रेलेवेंसी हासिल कर ली है। एक प्रासंगिकता, एक उपयोगिता जो है लोक प्रशासन की अब स्थापित हो चुकी है। डिमॉक और कॉइनिंग ने इसी लोक प्रशासन के महत्व को इंगित करते हुए कहा है कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन कानून लागू करने, और कानून लागू करना इसका मुख्य काम है। दूसरा एक और काम भी है इसका, वो क्या है कि लोक नीतियाँ जो है, पब्लिक पॉलिसीज जो हैं, उनको किस तरह से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए, किस तरीके से उनको ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उसके हर पहलू की जांच करना, सरकार को समय समय पर फीडबैक देना कि किस तरीके से इन पॉलिसीज़ को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये दोनों ही लोक प्रशासन के काम हैं। तो दूसरा मुख्यतः जो कार्य है लोक नीति को प्रभावी बनाना, इस कार्य को लोक प्रशासन का एक मुख्य कार्य मानने के साथ ही इसको एक स्वतंत्र विषय की जो है वो पहचान मिल चुकी है। एक ऐसा विषय जो अन्य विषयों के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहा है, अंत अनुशासनात्मकता इसमें आ गई है। और इसके साथ ही हम मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अब पर्याप्त विकसित हो चुका है। इसके बाद है भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन किस तरीके से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन नाम से एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है वो जोड़ा गया। जिस तरह से हम अभी बीए फाइनल ईयर के अंदर 2 पेपर पढ़ रहे हैं, तो दूसरा पेपर हमारा है लोक प्रशासन। हम ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट है वो राजनीति विज्ञान है, लेकिन एक पेपर है वो इसमें लोक प्रशासन का भी लगता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान है वो प्रशासन के बिना अधूरा है। क्योंकि व्यक्ति जन्म के साथ ही नहीं बल्कि गर्भावस्था में ही व्यक्ति जो है उसका संबंध प्रशासन के साथ जुड़ जाता है। जैसे कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसका हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन होता है, उसको टीकाकरण की, उसको खान पान की अन्य सुविधाएं हैं वो मिलती है। बच्चा पैदा होते ही उसका पंचायत या नगर जो निकाय है उनके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और मृत्यु तक ये क्रम है वो चलता रहता है। उसका डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद या उसका जो मृत्यु पंजीकरण है होने के बाद उसका प्रशासन के साथ संबंध है वो इस दुनिया के लिए समाप्त होता है। यानी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रशासन है उससे दो चार होता रहता है। तो यदि हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है तो उस अध्ययन को हम प्रशासन के साथ संबंधित किए बिना एक समग्र अध्ययन है वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहला प्रयास है ये लखनऊ में किया गया कि एमए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पत्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी जोड़ा गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने किया, जिसने लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा कोर्स है उसे शुरू किया। इसी तरह से 49-50 में नागपुर विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन व स्वशासन पर एक अलग विभाग स्थापित किया, यानी एक अलग डिपार्टमेंट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्थापित किया गया। जैसे विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो 1950 वो पहला समय था जब भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा थे, जिन्हें भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है।
इसी तरह 1954 में पोल एच अपील बी की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के सुझाव पर नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना भी की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। ये भारत में प्रशासन संबंधी शोध कार्यों का केंद्र है, यानी प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, उन सब पर अध्ययन करना IIPA का काम है। और ये संस्थान इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन भी करता है। इसके साथ ही 1987 में UPSC संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित होती है उसमें भी लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल गई। और इसके साथ ही ये विषय अपने विकास के चरम पर अब पहुंच चुका है। तो ये था लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास। इस पर अवश्य ही ये जो प्रकृति, इसका विषय क्षेत्र और उसका विकास जो है, इस पर विश्वविद्यालय परीक्षा में अवश्य ही एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इन वीडियो के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए PDF है उसका भी अध्ययन करें। धन्यवाद।